Hello everyone. In this video, we are going to begin with India's struggle for independence written by Bipin Chandra. The first chapter is The First Major Challenge, the Revolt of 1857. Let us see the first paragraph. It was the morning of 11th May 1857. The city of Delhi had not yet woken up, when a band of sepoys from Meerut, who had defied and killed the European officers the previous day, crossed the Jamuna, set the toll house on fire and marched to the Red Fort. 11 मई 1857 को सिपॉइज मेरठ से दिल्ली की ओर जाते हैं. मेरठ में वो उससे एक दिन पहले डेट इज 10 मई 1857 को अपने यूरोपियन ऑफिसर्स को किल कर चुके होते हैं. वो क्रॉस करते हैं जमुना रिवर को. जमुना इज़ द अदर नेम फॉर यमुना रिवर. क्रॉस करते हैं वो जमुना रिवर को और वो टॉल हाउस को फायर पे लगा देते हैं, आग लगा देते हैं. एंड वो सब जाके कहाँ पे इकट्ठे होते हैं? रेड फोर्ट में. दे एंटर द रेड फोर्ट थ्रू द राजघाट गेट फॉलोड बाय एन एक्साइटेड क्राउड टू अपील टू बहादुर शाह टू. वो रेड फोर्ट जाते हैं और अपील करते हैं बहादुर शाह टू से. बहादुर शाह टू कौन थे? द मुगल एम्परर, अ पेंशनर ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हु possessed nothing but the name of the mighty Mughals, to become their leader, thus giving legitimacy to their cause. बहादुर शाह टू मुगल एम्परर थे उस टाइम पे जब 11 मई 1857 का रिवॉल्ट हुआ था. एंड बहादुर शाह टू के पास देखा जाए तो कोई पार नहीं थी, बट उनके पास नाम था कि वो मुगल डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं. वो चाहते थे कि बहादुर शाह टू, जो सिपॉइज थे, वो चाहते थे कि बहादुर शाह टू एक्सेप्ट कर ले एक पोजीशन, डेट इज़ वो लीडर बन जाए इस रिवोल्ट के, ताकि जो उनका कॉज है जिसके लिए वो लड़ रहे हैं उसको लेजिटिमेसी मिल सके. बहादुर शाह वेसिलेटेड एज ही वॉज नाइदर श्योर ऑफ द इंटेंशंस ऑफ द सिपॉइज नोर ऑफ हिज ओन एबिलिटी टू प्ले एन इफेक्टिव रोल. बहादुर शाह श्योर नहीं थे, वो डर गए थे कि उनको श्योरिटी नहीं थी कि सिपॉइज की एक्चुअल इंटेंशन क्या है. ना ही वो इस बात पे श्योर थे कि उनकी खुद की एबिलिटी है भी इफेक्टिवली वो इस रोल को प्ले कर पाएंगे लीडर के या नहीं. He was however persuaded, if not coerced, to give in and was proclaimed the शहनशाह हिंदुस्तान. उनको ज़बरदस्ती बनना पड़ा इस रिवॉल्ट का लीडर और उनको प्रोक्लेम किया गया शहनशाह हिंदुस्तान. द सिपॉइज देन सेट आउट टू कैप्चर एंड कंट्रोल द इम्पीरियल सिटी ऑफ दिल्ली. फिर सिपॉइज ने इम्पीरियल सिटी जो दिल्ली की थी उसको कंट्रोल किया. साइमन फ्रेजर द पॉलिटिकल एजेंट एंड सेवरल अदर इंग्लिशमैन वर किल्ड. साइमन फ्रेजर और बहुत सारे और इंग्लिशमैन को किल किया गया. द पब्लिक ऑफिसेज वर आइदर ऑक्यूपाइड और डिस्ट्रॉयड. The revolt of an unsuccessful but heroic effort to eliminate foreign rule had begun. Revolt begin हो चुका था. कोशिश ये थी कि foreign rule को eliminate किया जाए, ख़त्म कर सकें. The capture of Delhi and the proclamation of Bahadur Shah as the Emperor of Hindustan gave a political meaning to the revolt. कैप्चर कर लिया था इन्होंने दिल्ली को, और दिल्ली कैप्चर करने के बाद ऐसा लगा था कि पूरी कंट्री इनके कंट्रोल में आ चुकी है. और इन्होंने प्रोक्लेम किया बहादुर शाह को एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान. पूरे हिंदुस्तान का एम्परर प्रोक्लेम किया, जिससे एक पॉजिटिव पॉलिटिकल मीनिंग है सोसाइटी में कि ये जो रिवॉल्ट है वो लेजिटिमेट है. एंड प्रोवाइडेड अ रैलिंग पॉइंट फॉर द रेबल्स बाय रिकॉलिंग द पास्ट ग्लोरी ऑफ द इंपीरियल सिटी. दिल्ली के कैप्चर होने की वजह से, जब दिल्ली में सिपॉइज ने कैप्चर कर लिया, उससे लोगों के माइंड में क्या आया कि जो पास्ट ग्लोरी है इस इंपीरियल सिटी की, मुगल्स ने इसको जिस तरीके से इफेक्टिवली कंट्रोल किया है उसी तरीके से अब आगे कंट्रोल होएगी और दिल्ली जो है ब्रिटिशर्स के हाथ से जा चुकी है. द रिवोल्ट एट मेरठ एंड द कैप्चर ऑफ दिल्ली वॉज द प्रीकर्सर टू अ वाइड स्प्रेड म्यूटिनी बाय द सिपॉइज. जो रिवोल्ट मेरठ में बिगेन होता है, उसके बाद दिल्ली कैप्चर होता है, ये सब प्रीकर्सर था. इसके बाद बहुत लार्ज स्केल पे हम देखते हैं वाइड स्प्रेड म्यूटिनी होती है अदर सेक्शंस ऑफ द कंट्री में. ऑलमोस्ट ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया एज वेल एज सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया हम देखते हैं ये रिवोल्ट फैलता है. साउथ इंडिया रिमेन्ड क्वाइट एंड पंजाब एंड बंगाल वर ओनली मार्जिनली अफेक्टेड. Almost half the company sepoys strengthened of 232,224 opted out of their loyalty to their regimental colors and overcame the ideology of the army meticulously constructed over a period of time through training and discipline. The first important point for your prelims is this. क्या ये रिवोल्ट ऑल ओवर इंडिया होता है? नहीं, बिकॉज साउथ इंडिया में हम देखते हैं कि इस रिवोल्ट का ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता. ये क्वेश्चन प्रीलिम से पहले आ चुका है. एंड जो सिपॉइज होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो रेजिमेंटल कलर्स होते हैं उनको छोड़ देते हैं, मतलब जो आइडियोलॉजी होती है आर्मी की उसको थ्रो अप कर देते हैं और वो अपनी कंट्री के लिए लड़ने के लिए आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 19th नेटिव इन्फेंट्री, 34th नेटिव इन्फेंट्री, 7th अवध रेजिमेंट, इन सबको डिसबैंड करना पड़ा क्योंकि ये बात नहीं मानते थे अपने मेजर्स की. विद इन अ मंथ ऑफ कैप्चर ऑफ दिल्ली द रिवॉल्ट स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. जैसे ही दिल्ली को कैप्चर किया तो रिवॉल्ट जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में फैल गया. फॉर एग्जांपल कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर, झांसी, इन सब जगह पे हम देखते हैं कि ये मेजर सेंटर्स उभर कर आते हैं इस रिवॉल्ट के. द रेबल एक्टिविटी वॉज मार्क्ड बाई इंटेंस एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इनवेरिएबली टॉपल्ड. हर जगह हम देखते हैं कि एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स जो है डेवलप होने लगी थी. एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम था उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी गई.
In the absence of any leaders from their own ranks, the insurgents turned to the traditional leaders of the Indian society. जो insurgents थे उनका अपना तो कोई लीडर था नहीं अपनी रैंक्स से, तो उन्होंने क्या किया कि जो ट्रेडिशनल लीडर्स थे सोसाइटी के, फॉर एग्जांपल एरिस्टोक्रेट्स थे, फ्यूडल चीफ्स थे, उन्हीं को उन्होंने कोशिश करी कि वही उनके लीडर बन जाए और उनको आगे लीड करे रिवॉल्ट को. एट कानपुर द नेचुरल चॉइस वॉज नाना साहेब. कानपुर से लीडर बन के आए थे नाना साहेब. नाना साहेब कौन थे? अडॉप्टेड सन थे लास्ट पेशवा बाजीराव टू के. वो पूना से कानपुर रहने लगे थे और वहाँ पे वो लीडर बने रिवोल्ट ऑफ 1857 के. बेगम हजरत महल टुक ओवर द लाइन्स वेयर पॉपुलर सिंपैथी वाज ओवरवेलमिंग इन फेवर ऑफ द डिपोज्ड नवाब. बेगम हजरत महल लीडर बनी अवध से. हर सन ब्रिजेश कादिर was proclaimed the Nawab and a regular administration was organized with important offices shared equally by Hindus and Muslims. सो ब्रिजेश कादिर भी अपनी मदर बेगम हजरत महल के साथ लखनऊ में रिवॉल्ट को लीड करते हैं और वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ब्रिजेश कादिर के अंडर, उनमें जो ऑफिसेज होते हैं वो इक्वली शेयर करे जाते हैं मुस्लिम्स और हिंदूज़ में. बरेली में खान बहादुर जो एक डिसेंट थे ऑफ द फॉर्मर रूलर ऑफ द रोहिलखंड was placed in command. Living on a pension granted by the British, he was not too enthusiastic about this and had in fact warned the commissioner of the impending mutiny. बरेली से खान बहादुर लीडर बन के आते हैं. वो खुश नहीं थे जो पेंशन उनको ब्रिटिशर्स देते थे, इसलिए उन्होंने बोला था कि अगर ऐसा कुछ रिवोल्ट होता है तो मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करूंगा. येट वंस द रिवोल्ट ब्रोक आउट ही एज्यूम द एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइज एन आर्मी ऑफ 40,000 सोल्जर्स एंड ऑफर्ड स्टिफ रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश. आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कौन किस वजह से रिवोल्ट लड़ रहा था और कौन कहाँ से लड़ रहा था. फॉर एग्जाम्पल कानपुर से नाना साहेब थे, बेगम हजरत महल अवध से थी, ब्रिजेश कादिर भी वहीं से थे, बरेली से खान बहादुर थे. नाउ लेट्स सी फर्दर. बिहार से रिवोल्ट को लीड कर रहे थे कुंवर सिंह. कुंवर सिंह कौन थे? ज़मींदार थे जगदीशपुर के. ये 70-year-old थे. ऑन द ब्रिंक ऑफ bankruptcy, he nursed a grudge against the British. He had been deprived of his estates by them, and his repeated appeals to be entrusted with their management again fell on deaf ears. अब इनका क्या कोस था? कुंवर सिंह किस लिए लड़ रहे थे? क्योंकि वो ब्रिटिशर्स से नाराज़ थे. किस बात से नाराज़ थे? कि ब्रिटिशर्स ने उनसे ज़मींदारी ले ली थी, उनसे उनके एस्टेट्स ले लिए थे. कुंवर सिंह ने बहुत बार रिक्वेस्ट करी कि वापस दे दो मुझको मेरे एसेट्स, पर उन्होंने नहीं दिए ब्रिटिशर्स ने, एंड देयरफॉर ही लेड द रिवोल्ट फ्रॉम बिहार. इवन दो ही हैड नॉट प्लान्ड एन अपराइजिंग, ही अनहेजिटेटिंगली जॉइन द सिपॉइज व्हेन दे रीच्ड अरा फ्रॉम दीनापुर. उन्होंने जैसे ही पता चला कि रिवोल्ट हो रहा है तो उन्होंने इस रिवोल्ट को ज्वाइन कर लिया. द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ द रिवोल्ट वॉज रानी लक्ष्मीबाई, हु एज्यूम द लीडरशिप ऑफ द सिपॉय एट झांसी. तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से रिवोल्ट लीड करती हैं? झांसी से करती हैं. लॉर्ड डलहौजी द गवर्नर जनरल हु हैड रिफ्यूज्ड to allow her adopted son to succeed to the throne after her husband died and had annexed state by the application of the doctrine of lapse. तो रानी लक्ष्मीबाई किस बात से नाराज़ थी कि जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो लॉर्ड डलहौजी अलाउ नहीं करते उनके अडॉप्टेड सन को, रानी लक्ष्मीबाई के अडॉप्टेड सन को सक्सीड करने के लिए थ्रोन पे. तो इस बात से नाराज़ होकर वो लीड करती हैं रिवोल्ट झांसी से. The Rani had tried everything to reverse the decision. She even offered to keep Jhansi safe for the British if they would grant her wishes. रानी लक्ष्मीबाई उनको एश्योर करती है कि अगर तुम उनकी बात मान लेते हो, उनके सन को थ्रोन दे देते हो, तो वो हेल्प करेंगे ब्रिटिशर्स को, झांसी उनके लिए सेफ रखेंगी. When it was clear nothing was working, she joined the sepoys and in time became one of the most formidable enemies the British had to contend with. सारी ऑप्शंस चूज़ करने के बाद, सारी रिक्वेस्ट हो जाने के बाद जब ब्रिटिशर्स नहीं मानते तो रानी लक्ष्मीबाई फाइनली रिवोल्ट को ज्वाइन कर लेती है, सिपॉइज़ को ज्वाइन कर लेती है. एंड हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स को एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन वो देती हैं. द रिवोल्ट वॉज नॉट कन्फाइंड टू दीज मेजर सेंटर्स. इट हैड एम्ब्रेस्ड ऑलमोस्ट एवरी कैंटोनमेंट इन द बंगाल एंड अ फ्यू इन बॉम्बे. जो रिवोल्ट है ये सिर्फ मेजर सेंटर्स तक नहीं रहता, ऑलमोस्ट ये हर कैंटोनमेंट में होता है बंगाल के और कुछ कैंटोनमेंट्स में होता है बॉम्बे के. नाउ दिस इज़ इंपॉर्टेंट. ओनली द मद्रास आर्मी रिमेन टोटली लॉयल. मद्रास आर्मी टोटली लॉयल किसके प्रति रही है? ब्रिटिशर्स के साइड रही हैं. वाई डिड द सिपॉइज रिवोल्ट? सिपॉइज ने आखिर रिवोल्ट किया क्यों? ये आपका मेंस का क्वेश्चन है. इट वॉज कंसिडर्ड प्रेस्टिजियस टू बी इन द सर्विस ऑफ द कंपनी. इट प्रोवाइडेड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. माना जाता था कि अगर कोई कंपनी में सर्विस कर रहा है तो ये बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी होती है क्योंकि एक आपको पर्टिकुलर इनकम हर मंथ मिल रही थी. Why then did the sepoys choose to forego these advantages for the sake of an uncertain futures? फिर आखिर क्यों सिपॉइज ने अपने रिवोल्ट लीड किया, रिवोल्ट क्यों किया, जबकि उनको ये भी नहीं पता था कि रिवोल्ट होने के बाद जो फ्यूचर है वो क्या होगा. अ प्रोक्लेमेशन इशूड एट दिल्ली इंडिकेट्स द इमीडिएट कॉज. एक प्रोक्लेमेशन इशू होता है दिल्ली में जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इमीडिएट कॉज क्या रहा होगा. It is well known that in these days all the English have entertained these evil designs
first to destroy the religion of the whole Hindustani army and then to make the people by compulsion Christians. Therefore, we solely on account of our religion have combined with the people and have not spared alive one infidel and have re-established the Delhi dynasty on these terms. ये जो प्रोक्लेमेशन इशू हुआ दिल्ली में, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो कोशिश कर रहे थे कि कंपल्सरी हिंदुस्तानीज़ को जो इंडियन आर्मी में इंडियंस हैं उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा जाए. जब इनके रिलीजन पे बात आती है सिपॉइज़ की, तो वो रिवॉल्ट लेड करते हैं. It is certainly true that the conditions of service in the company's army and cantonments increasingly came into conflict with the religious beliefs and prejudices of the sepoys, who were predominantly drawn from the upper caste Hindus of the northwest provinces and Awadh. ये बात सच है कि जो सर्विस कर रहे थे कंपनी में, उनका जो रिलीजन का इशू है ना, वो कन्फ्लिक्ट में आ रहा था कंटोनमेंट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो आर्मी में सिलेक्ट हो रहे थे सिपॉइज जो थे वो बेसिकली अपर कास्ट हिंदूज़ थे, ब्राह्मण्स थे, एंड उनका जो रिलीजन का के प्रति जो डायरेक्शंस थी, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. एंड जो कैंटोनमेंट्स में जो इश्यूज़ आने लगे, कंपनी में जो इश्यूज़ आने लगे, वो उनके रिलीजियस इश्यूज़ के साथ कन्फ्लिक्ट में थे. फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली द एडमिनिस्ट्रेशन सॉट टू एकोमोडेट द सिपॉइज डिमांड. फॉर एग्जाम्पल, शुरुआती तौर पे तो जो एडमिनिस्ट्रेशन थे वो कोशिश करती है कि जो सिपॉइज की डिमांड है उसको फुलफ़िल कर दें, बट लेटर ऑन सभी डिमांड तो फुलफ़िल करी नहीं जा सकती. फैसिलिटीज़ वर प्रोवाइडेड टू देम टू लिव अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन. शुरुआती तौर पे तो अलाउ कर दिया कि जैसे तुम्हारा कास्ट, जैसे तुम्हारा रिलीजन अलाउ करता है, वो तुम उसी तरीके से रहो. But with the extension of the army's operation not only to various parts of India but also to countries outside, it was not possible to do so anymore. पर जब आर्मी के ऑपरेशन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री में फैलने लगे, इवन नॉट इन द कंट्री के बाहर भी होने लगे, तो पॉसिबल नहीं था कि सब अपने कास्ट और रिलीजन को फॉलो कर सके. Moreover, caste distinctions and segregation within a regiment were not conducive to the cohesiveness of a fighting unit. एक फाइटिंग यूनिट है, एक आर्मी की यूनिट है, अगर उसमें लोग डिवाइडेड होंगे वेरियस कास्ट एंड रिलीजन के बेसिस पे, तो किस तरीके से एक साथ लड़ सकेंगे. सो इट वाज नॉट कंड्यूसिव. ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो अपने कास्ट और रिलीजन को फॉलो कर सकें. टू बिगिन विद द एडमिनिस्ट्रेशन थॉट ऑफ एन ईजी वे आउट. तो एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कुछ करते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले डिस्करेज किया कि रिक्रूटमेंट ही नहीं करेंगे ब्राह्मण्स को, क्योंकि अपर कास्ट हिंदूज़ हैं, इनको नहीं करेंगे. मे बी उनको ये लगा कि अगर ब्राह्मण्स को नहीं करेंगे तो जो बाकी की कास्ट हैं वो ईजिली मोल्ड हो जाएंगी. दिस अपेरेंटली डिड नॉट सक्सीड. ये बात सक्सेसफुल नहीं हो पाई. एंड बाय द मिडल ऑफ द 19th century द अपर कास्ट प्रीडोमिनेटेड इन द बंगाल आर्मी. फॉर इंस्टेंस, लेटर ऑन हम देखते हैं कि 19th century के मिडल में, 19th century का मिडल मतलब कि 1850s के अराउंड, जो अपर कास्ट होते हैं हिंदूज़, वो प्रीडोमिनेंट हो जाते हैं, वो मैक्सिमम नंबर में होते हैं बंगाल की आर्मी में. द अनहैप्पीनेस ऑफ द सिपॉइज फर्स्ट सरफेस्ड इन 1824 when the 47th regiment at Barakpur was ordered to go to Burma. To the religious Hindus, crossing the sea meant loss of caste. अब सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आई, जब बर्मा में वॉर हुआ तो 1824 में जाना पड़ा 47th रेजिमेंट को. अब हिंदूज़ के लिए क्या था कि अगर वो क्रॉस कर जाते हैं सी को, इसका मतलब है कि वो अपनी कास्ट को लूज़ कर देंगे. द सिपॉइज देयरफॉर रिफ्यूज टू कंप्लाई. तो सिपॉइज ने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे. द रेजिमेंट वॉज डिसबैंडेड. तो उस रेजिमेंट को डिसबैंड कर दिया गया. एंड दोज हु लेड द ऑपोजिशन वर हैंग्ड. जिन्होंने अपोज किया उनको हैंग कर दिया गया. सी हाउ क्रूअल दे वर. The religious sensibilities of the sepoys who participated in the Afghan war were more seriously affected. During the arduous and disastrous campaigns, the fleeing sepoys were forced to eat and drink whatever came their way. अफगान वॉर के टाइम पे सिपॉइज के पास जो कुछ भी मिला उनको ईट करने के लिए, ड्रिंक करने के लिए, तो उनको वो करना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए. When they returned to India, those at home correctly sensed that they could not have observed caste stipulations and therefore were hesitant to welcome them back into the biradri or the caste fraternity. तो जब वो वापस आते हैं इंडिया में, तो जो उनकी कास्ट के लोग होते हैं उनको एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब ये बाहर थे तो ये उनकी कास्ट के जो नियम होंगे उसको वो अडॉप्ट नहीं कर पाए होंगे. सीताराम, who had gone to Afghanistan, found himself outcast not only in his village but even in his own barracks. For example, सीताराम जो अफगानिस्तान में वॉर पे जाते हैं, वो उनको सिर्फ उनकी कास्ट के लोग ही नहीं, उनकी बैरक के लोग भी बाहर निकाल देते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि ना आपको कंपनी वाले लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना ही आपको आपकी सोसाइटी वाले लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं. द प्रेस्टीज ऑफ being in the pay of the company was not enough to hold his position in society. Religion and caste proved to be more powerful.
जस्ट बिकॉज आप कंपनी में हो, एक पावरफुल पोजीशन होल्ड कर रहे हो, इससे सोसाइटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि रिलीजन और कास्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी रिलीजन और कास्ट को इंडियन सोसाइटी में. The rumors about the government secret designs to promote conversions to Christianity further exasperated the sepoys. रूमर्स फैलने लगे, अफवाहें फैलने लगी जो गवर्नमेंट है ना कि वो सीक्रेटली कोशिश कर रही है कि कन्वर्जन कर सके वो लोगों का क्रिश्चियनिटी में. ऑफिशियल मिशनरी नेक्सस देखने को मिला. नेक्सस मतलब होता है संबंध. ऑफिशियल ईस्ट इंडिया कंपनी और क्रिश्चियन मिशनरीज के बीच में एक संबंध देखने को मिला ऑफिशियल. फॉर एग्जाम्पल कुछ कैंटोनमेंट्स में अलाउ कर दिया था कि जो मिशनरीज है वो जाके प्रीच कर सकते हैं ओपनली. और जो मिशनरीज थे ना वो दूसरे रिलीजन्स के अगेंस्ट बोलते थे, जिससे कि गुस्सा आने लग गया था सिपॉइज को. The reports about the mixing of bone dust in atta and the interdiction of the infield rifle enhanced the sepoys' growing disaffection with the government. अफवाहें फैलने लगी कि जो आटा है जिससे कि चपातीज बन रही हैं उसमें बॉन डस्ट मिक्स करी गई है जिससे कि कन्वर्जन हो सके लोगों का क्रिश्चियनिटी में बिना लोगों को पता लगे. The cartridges of the new rifle had to be bitten off before loading and the grease was reportedly made of beef and pig fat. जो कार्ट्रिजेस जो न्यू इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस करी गई थी उसकी जो कार्ट्रिजेस थी उनको बाइट ऑफ करना होता था और माना जाता था कि जो कार्ट्रिजेस हैं वो ग्रीस से बनी है बीफ और पिग फैट की. तो दोनों ही हिंदू और मुस्लिम दोनों के ही धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश करी गई बाय द कंपनी. द आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन डिड नथिंग टू अले दीज फियर्स एंड द सिपाही फेल्ट देयर रिलीजन वाज इन रियल डेंजर. जो आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट थी उन्होंने कुछ नहीं किया कि लोगों के जो फियर हैं उसको एनकाउंटर किया जा सके एंड जो लोग हैं उनको ऐसा लगा कि उनका जो धर्म है वो वास्तव में खतरे में है. अब हमने एक रीज़न तो देख लिया कि एक मेजर रीज़न था वो तो था रिलीजन. पर क्या रिलीजन एलॉन एक रीज़न था? तो नहीं, रिलीजन के अलावा और भी रीजन थे जिस वजह से सिपॉइज ने रिवॉल्ट लीड किया. दे वर इक्वली अनहैप्पी विद द एमॉलमेंट्स. उनकी जो सैलरी थी वो बहुत कम थी. अ सिपॉय इन द इन्फेंट्री गॉट 7 रुपीज़ अ मंथ. अ सवार इन द कैवलरी वॉज पेड ₹27, आफ्टर विच ही हैड टू पे फॉर हिज ओन यूनिफॉर्म, फूड एंड द अपकीप ऑफ हिज माउंट, एंड ही वॉज अल्टीमेटली लेफ्ट विद ओनली ₹1 or ₹2. अब जो सैलरीज थी वो बहुत ही कम थी. पूरी मंथ की सैलरी के बाद सिर्फ 1 या 2 रुपीज़ ही सेव होते थे जो कि बहुत कम थे. वट वॉज मोर गेलिंग वॉज द सेंस ऑफ डिप्रीविएशन कंपेयर टू हिज ब्रिटिश काउंटरपार्ट्स. ही वॉज मेड टू फील अ सबऑर्डिनेट एट एवरी स्टेप एंड वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट रेशियली एंड इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन एंड प्रिविलेजेस. अब हालांकि जो इंडियंस थे और ब्रिटिशर्स थे वो एक ही तरीके की जॉब कर रहे होते थे, बट जो ब्रिटिश उनके काउंटरपार्ट्स थे उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी और इंडियंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ रेस. एंड प्रमोशन के टाइम पे और प्रिविलेजेस देने के टाइम पे ब्रिटिशर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी एज़ कम्पेयर टू इंडियंस. दो ही माइट give the signs of a military genius of Heather, wrote T.R. Holmes, he knew that he could never attain the pay of an English subaltern and that the rank to which he might attain after 30 years of faithful service would not protect him from the insolent dictation of an ensign French from England. The discontent of the sepoys was not limited to matters military. They felt the general dissentiment with the opposition to British rule. हालांकि जो कुछ ऐसे सिपॉयज है जिनको पता था कि वो बहुत ही ज़्यादा मिलिट्रीली जीनियस हैं, बट उनको फिर भी ये बात पता थी कि वो कितनी ही फेथफुल सर्विस क्यों ना कर ले इंग्लिश के लोगों के लिए, उनको कभी भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो वो डिज़र्व करते हैं. और जो ये डिस्कंटेंट हम देख रहे हैं, हमने देखा है डिस्कंटेंट अभी तक सिर्फ आर्मी साइड का. इसके अलावा भी एक और प्रॉब्लम हमने देखने को मिली कि जो सिपॉयज थे ना वो बेसिकली आए कहाँ से थे? वो पीजेंट्स के ही बच्चे थे, वो पीजेंट्स के ही फैमिली से थे. तो अगर कंट्री साइड में फॉर एग्जांपल ओवरऑल किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो मर्चेंट्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, वो अपसेट हैं ब्रिटिशर्स से, तो जो सिपॉयज हैं वो ऑटोमेटिकली डिसरिगार्ड करने लगते थे ब्रिटिशर्स को. The discontent of the sepoys was not limited to matters military. They felt the general dissentiment with the opposition to British rule. The sepoy in fact was a peasant in uniform because जो sepoys थे वो basically belong कहाँ से करते थे? peasant की family से belong करते थे, whose consciousness was not diverse from that of the rural population. जो रूरल पॉपुलेशन थी उनकी जो सोच थी और जो सिपॉइज की जो सोच थी वो एक दूसरे से मिलती थी. अ मिलिट्री ऑफिसर हैड वॉर्न डेलोजी अबाउट द पॉसिबल कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज पॉलिसीज़. फॉर एग्जांपल एक मिलिट्री ऑफिसर ने वॉर्न किया डेलोजी को कि जो तुम्हारी जो पॉलिसीज़ है ना उससे बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. योर आर्मी इज derived from the peasantry of the country who have rights and if those rights are infringed upon you will no longer have to depend on the fidelity of the army. कि जो तुम्हारी आर्मी है ना उसमें जो लोग हैं वो पीजेंट्री से ही लिए गए हैं.
इफ़ यू फ्रिंज द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, डेट आर्मी विल सिंपथाइज विद देम। और अगर तुम इन पीजेंट्री के जो राइट्स हैं अगर वो तुम छीनने की कोशिश करोगे या फिर से जो लोग हैं उनके साथ कुछ गलत करोगे, जो सोसाइटी में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ब्रेक करने की कोशिश करोगे, तो आर्मी सिंपथाइज उन्हीं लोगों के साथ करेगी, क्योंकि वो पार्ट एंड पार्सल है उसी पॉपुलेशन का, उसी पीजेंट्स फैमिली का। And in every infringement, you may make upon the rights of the individuals, you infringe upon the rights of the men who are either themselves in the army or upon their sons, their fathers or their relations. That is to say कि जो आर्मी में लोग थे, जो सिपाहीज थे, वो बेसिकली पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री के साथ सिंपथाइज करते थे। सो एवरीथिंग दैट वाज डन रॉन्ग अगेंस्ट द पीपल ऑफ द कंट्री, जो भी लोगों के साथ गलत किया जाता था, उसका एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता था सिपाहीज पे भी। For example, almost every agricultural family in Awadh had a representative in the army. There were 75,000 men from Awadh. For example, हर agricultural family से अवध की एक representative था आर्मी में। Whatever happened there was of immediate concern to the सिपाही। जो कुछ भी होता था अवध में, उससे एक impact देखने को मिलता था सिपाहीज पे भी। The new land revenue system introduced after the annexation and the confiscation of lands attached to the charitable institution affected his well-being. जो new land revenue system आया, उसका एक impact हमें सिपाहीज पे भी देखने को मिलता है। That accounted for the 1400 petitions received from the sepoys about the hardships of the revenue system. For example, 14,000 petitions sepoys ने लिखी थी किसके अगेंस्ट, रेवेन्यू सिस्टम के। A proclamation issued by the Delhi rebels clearly reflected the sepoys' awareness of the misery brought about by the British rule. The mutiny in itself therefore was a revolt against the British and thus a political act. What imparted this character to the mutiny was the sepoys' identity of interest with the general population. जो ये म्यूटनी हुई थी, इसका एक मेजर रीज़न ये भी था कि जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन थी वो भी परेशान थी, उसके भी कुछ कंसिक्वेंसेस एडअप हुए थे, रिलीजियस इश्यूज एडअप हुए थे, जिसका एक मेजर हम कंसिक्वेंस देखते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। The revolt of the sepoys was accompanied by a rebellion of the civil population, particularly in northwestern provinces and Awadh, two areas from which the sepoys of the Bengal army were recruited. Revolt of the sepoys, जब sepoys revolt करते हैं उसके साथ हम rebellion देखते हैं, कहाँ पे होता है, northwestern provinces में और अवध में। Except in Muzaffarnagar and Saharanpur, civilian rebellion followed the revolt of the sepoys. So this can be a clearance point of question कि जो civil rebellion है वो हमें देखने को मिला था या नहीं देखने को मिला था 1857 के revolt में, तो of course हमको देखने को मिला था civil rebellion। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के अलावा northwestern provinces और अवध में हर जगह पे civil rebellion हुआ था। The action of the sepoys released the rural population from fear of the state and control exercised by the administration. जब sepoys ने revolt किया तो जो rural population थी उनके मन से डर निकल गया कि अब नहीं डरना हमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से। Their accumulated grievances found immediate expression and they rose en masse to give vent to their opposition to British rule. उनको एक मौका मिल गया सिविल पॉपुलेशन को कि वो अपनी जितनी भी फीलिंग्स हैं अगेंस्ट दी ब्रिटिश रूल उसको वेंट आउट कर सके, उसको बाहर निकाल सके, इसलिए उन्होंने सिविल रेबेलियन फॉलो अप किया। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वर डिस्ट्रॉयड, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया गया, ट्रेजरी को प्लंडर किया गया, मैगजीन को सैक किया गया, बैरक्स एंड कोर्ट हाउसेस वर बर्न, प्रिजन गेट्स वर फ्लंग ओपन। बेसिकली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से जितनी भी चीजें थी सबको तबाह करने की कोशिश करी गई। द सिविल रेबेलियन हैड अ ब्रॉड सोशल बेस। सिविल रेबेलियन का एक बहुत ही ब्रॉड सोशल बेस था, एम्ब्रेसिंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते थे ये लोग। द टेरिटोरियल मैग्नेट्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस, रिलीजियस मेंडिकेंट्स, प्रीस्ट, सिविल सर्वेंट्स, शॉपकीपर, बॉट्समैन, हर तरीके के हर कैटेगरी ऑफ लोगों ने हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। द रिवॉल्ट ऑफ द सिपाहीज thus resulted in a popular uprising. जो रिवॉल्ट किया सिपाहीज ने उससे क्या हुआ, पॉपुलर अपराइजिंग देखने को मिली। The reason for this mass upsurge has to be sought in the nature of British rule, which adversely affected the interest of almost all sections of the society. Under the burden of excessive taxes, the peasantry became progressively indebted and impoverished. The only interest of the company was the realization of maximum revenue with minimum effort. जो एक रीज़न मास अपसर्ज हम देखते हैं सोसाइटी में, उसका एक मेजर रीज़न क्या था कि जो गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी थी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, वो एक मेजर रीज़न था जिसकी वजह से सिविल रेबेलियन हुआ। बिकॉज कंपनी के जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ अपना रेवेन्यू जो है उसको बढ़ाने में लगे हुए थे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि किस तरीके से जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको बेटर कर सकते हैं। एज ब्रिटिशर्स वर रुथलेस, तो वो क्या करते थे, जो उनकी सेटलमेंट्स होती थी, रेवेन्यू सेटलमेंट्स होती थी, वो हरडली करते थे और जो उनका मनी होता था उनको टाइम पे ही चाहिए होता था। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू पे, अगर कोई पे नहीं कर पाता तो उसको कर्जन से, टॉर्चर से मनी उससे कलेक्ट किया जाता था। जैसे कि दिया हुआ एग्जाम्पल रोहिला खंड में 2,37,388 कर्ज कलेक्शंस करी गई थी। कैसी भी कंडीशंस क्यों ना हो, गवर्नमेंट को सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने से मतलब होता था, वो पीजेंट्स के साथ सिंपथाइज नहीं करते थे। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन के पास सिर्फ ग्रास ही ग्रो होती थी तो उसको रेवेन्यू कलेक्टर ने क्या बोला कि ग्रास तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, आप इसको जाके बेचो मार्केट में और इससे रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है वो हमको दे दो। सो दे वर नॉट एट ऑल सिंपैथेटिक विद द पीपल ऑफ द कंट्री। द ट्रेडिशनल लैंडेड एरिस्टोक्रेसी सफर्ड नॉलेज। अभी तक हमने देखा कि पीजेंट सफ़र कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स ही सफ़र कर रहे थे, ट्रेडिशनल लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स भी सफ़र कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, अवध में हम देखते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था रिवॉल्ट, वहाँ पे जो तालुकदार हैं उनसे उनकी पावर्स और प्रिविलेजेस ले ली जाती हैं। अबाउट 21,000 जो तालुकदार होते हैं उनको एकदम से पता चलता है कि अब तो उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, उनके पास कोई काम ही नहीं है, वो बेग तो कर नहीं सकते क्योंकि भाई वो पहले से ज़मींदार लोग हैं, तो
उनको क्या होता है, वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा बेसहारा महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं कि वो आगे जाके अब क्या करेंगे. These dispossessed तालुकदार, smarting under the humiliation heaped on them, seized the opportunity presented by the Sepoy revolt to oppose the British and regain what they had lost. सो बेसिकली जो अरिस्टोक्रेट्स है उसको इस रिवोल्ट में क्या मिल जाता है, एक मौका मिल जाता है कि वो लीड करें और अपनी जो स्टेट्स हैं उसको वापस ले सकें ब्रिटिशर्स से. British rule also meant misery to the artisans and handicraftsmen. The annexation of Indian estates by the company cut off their major source of patronage. अब कंपनी रूल की वजह से क्या हुआ था कि जो आर्टिशंस थे, हैंडीक्राफ्ट थे, इनके बिजनेस को भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था, क्योंकि बेसिकली इनको पैट्रोनेज देने वाले किंग्स थे. ठीक है, अब कंपनी रूल की वजह से इंडियन एस्टेट्स क्या हो गई थी, एनेक्स हो गई थी, तो इनको पैट्रोनेज देने वाला कोई नहीं रहा था. एडेड टू दिस द ब्रिटिश पॉलिसी डिस्करेज इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड प्रोमोटेड ब्रिटिश वुड. एक और रीज़न था कि आर्टिशंस को फेस करना पड़ा था प्रॉब्लम, बिकॉज प्रमोट कर रहे थे ब्रिटिशर्स अपने गुड्स को और डिस्करेज कर रहे थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को. द हाईली स्किल्ड इंडियन क्राफ्ट्समैन वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर सोर्स ऑफ इनकम. तो इनकी सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो चुकी थी. एंड वर फोर्स टू लुक फॉर ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट हार्डली एग्जिस्टेड. तो इनको कोई और एम्प्लॉयमेंट को अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ रही थी जो कि थी ही नहीं. एज द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वॉज नॉट अकम्पनीड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज. इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को तो डिस्ट्रॉय किया ही ब्रिटिशर्स ने, बट इसके साथ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट करा नहीं. तो बेसिकली ये लोग बेरोजगार हो गए. The reforming zeal of British officials under the influence of utilitarianism had aroused considerable suspicion, resentment and opposition. ब्रिटिशर्स में एक zeal थी कि हाँ इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाएंगे, उसको लोगों ने सस्पिशन से देखा, अपोज भी किया. The orthodox Hindus and Muslims feared that through social legislation the British were trying to destroy their religion and culture. जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज और मुस्लिम्स थे उन्होंने जितनी भी सोशल लेजिस्लेशन आई, फॉर एग्जांपल सती का पे बैन लगाया, इन सबको किस तरीके से देख रहे थे कि वो उनके कल्चर को, रिलीजन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं ब्रिटिशर्स. मोर ओवर दे बिलीव दैट लेजिस्लेशन वॉज अंडरटेकन टू एड द मिशनरीज इन द क्वेस्ट फॉर इंडिविजुअलाइजेशन. और इनका मानना था कि जो सोशल लेजिस्लेशन करी जा रही हैं ये मिशनरीज़ की हेल्प करने के लिए करी जा रही हैं ताकि इन लोगों को कन्वर्ट करा जा सके क्रिश्चियनिटी में. The Orthodox and the religious therefore arrayed against the British. Several proclamations of the rebel expressed their cultural concern in no uncertain terms. So इसी का एक असर हम देखने को मिलते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 में. एक मेजर एस्पेक्ट ये भी था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो सोशल लेजिस्लेशंस लेकर आ रहे थे और उससे जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज और मुस्लिम्स हैं अपोज कर रहे थे. The coalition of the revolt of the sepoys and that of civil population made the 1857 movement an unprecedented popular upsurge. हम देखते हैं कि कॉलिशन होता है किसका, सिपॉइज़ का और सिविल पॉपुलेशन का, जिससे जो पॉपुलर अपराइजिंग है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे होती है. वॉज इट एन ऑर्गेनाइज एंड मेथोडोलॉजिकली प्लान्ड रिवॉल्ट और स्पॉन्टेनियस इंस्ट्रक्शन. अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये प्लान था या फिर से स्पॉन्टेनियसली हुआ. इन द एब्सेंस ऑफ एनी रिलायबल अकाउंट लेफ्ट बिहाइंड बाय द रेबल्स इट इज़ डिफिकल्ट टू बी सर्टेन. अब कोई भी रिलायबल अकाउंट तो है नहीं, तो हम कोई भी पॉपुलर डिसीजन नहीं ले सकते कि हाँ ये रिवॉल्ट जो है स्पॉन्टेनियस था या प्लान था. The attitude and activities of the leaders hardly suggest any planning or conspiracy on their part, and if at all it existed, it was at an embryonic stage. हमें देखने को तो नहीं मिलता कहीं पे भी कि प्लानिंग करी गई है, कॉन्स्पिरेसी कहीं पे भी देखने को नहीं मिलती. और अगर ये एग्जिस्ट करती भी थी, कॉन्स्पिरेसी थी भी, तो वो एम्ब्रियनिक स्टेज पे थी, मतलब कि शुरुआती तौर पे थी. अब इसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आगे. When the sepoys arrived from Meerut, Bahadur Shah seems to have been taken by surprise and promptly conveyed the news to the Lieutenant Governor at Agra. जैसे ही सिपॉइज मेरठ से बहादुर शाह के पास जाते हैं तो बहादुर शाह डर जाते हैं और उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताते हैं कि आगरा के कि भाई यहाँ पे सिपॉइज आ गए हैं. सो डिड रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी भी यही काम करती है कि जैसे उनको लगता है कि रेबल्स आ रहे हैं तो उससे पहले वो क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं सोचने में. वेदर नाना साहिब एंड मौलवी अहमद Shah of Faizabad had established links with various cantonments and were instrumental in instigating revolt is yet to be proved beyond doubt. नाना साहिब और मौलवी अहमद शाह का कोई रिलेशनशिप था, कोई एंगेजमेंट था कैंटोनमेंट्स के साथ या नहीं, लिंक था या नहीं, ये अभी तक हमें नहीं पता चला है. सिमिलरली द मैसेज कन्वेड बाय द सर्कुलेशन ऑफ चपातीज एंड लोटस फ्लावर्स इज ऑल्सो अनसर्टेन. एक र्यूमर है कि सर्कुलेट करी जाती थी चपातीज और उससे मैसेज कन्वे किया जाता था लोगों के बीच में, ये भी हमें पता नहीं है कि ये सच है या नहीं. The only positive factor is that within a month of the Meerut incident, the revolt became quite widespread. सिर्फ एक ही बात हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जाननी, वो ये है कि मेरठ इंसिडेंट के बाद जो ये रिवॉल्ट है काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे फैल जाता है. Even if there was no planning and organization before the revolt, it was important that it was done once it started. बेशक कोई प्लानिंग थी, ऑर्गेनाइजेशन थी या नहीं थी, बट ये बात हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिवॉल्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक बार शुरू होने के.
Immediately after the capture of Delhi, a letter was addressed to the rulers of all the neighboring states and of Rajasthan, soliciting their support and inviting them to participate. जैसे ही दिल्ली को कैप्चर करते हैं तो लेटर भेजते हैं नेबरिंग स्टेट्स के पास और राजस्थान में कि वो सपोर्ट करें सिपॉइज़ को और पार्टिसिपेट करें इस रिवोल्ट में. In Delhi, a court of administrators was established which was responsible for all matters of state. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में एक कोर्ट बनाया जाता है एडमिनिस्ट्रेटर्स का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डिसीजंस लेने के स्टेट्स के. इस कोर्ट में 10 मेंबर्स होते हैं, 6 तो आर्मी से होते हैं और 4 होते हैं सिविलियन डिपार्टमेंट से. ऑल डिसीजंस वर टेकन बाय अ मेजॉरिटी वोट. सारे जो डिसीजंस हैं वो मेजॉरिटी से लिए जाते हैं. जो कोर्ट है वो अफेयर्स को देखते हैं स्टेट के इन द नेम ऑफ द एम्परर दैट इज़ बहादुर शाह. तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि जो ये कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनता है ये सिर्फ दिल्ली में बनता है. The government at Delhi wrote a British official seems to have been a sort of constitution millocracy. एक ब्रिटिश ऑफिशियल लिखते हैं कि जो ये गवर्नमेंट दिल्ली में बनी है एक तरीके की मिलोक्रेसी है. मिलोक्रेसी मतलब मिलिट्री जो है वो रन कर रही है गवर्नमेंट को. बहादुर शाह वॉज रिकोगनाइज एज द एम्पर बाय ऑल रेबल लीडर्स. सभी रेबल लीडर्स ने बहादुर शाह को रिकोगनाइज किया दैट ही इज़ द एम्पर ऑफ इंडिया. कॉइन्स रख करे गए इनके नेम पे. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. क्या कॉइन्स रख करे गए थे बहादुर शाह के नेम पे? देन डेफिनेटली कॉइन्स रख करे गए थे. बरेली से रिवोल्ट लीड किया खान बहादुर खान ने और इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन किया बहादुर शाह के नेम पे. इट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट द फर्स्ट इम्पल्स ऑफ द रेबल्स वॉज ऑलवेज टू प्रोसीड टू डेली वेदर दे वर एट मेरठ, कानपुर और झांसी. चाहे रिवोल्ट कहीं से भी स्टार्ट हो रहा था, मेरठ, कानपुर, झांसी कहीं पे भी स्टार्ट होता था, सब चाहते थे कि वो दिल्ली की तरफ प्रोसीड करे क्योंकि वो चाहते थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया जा सके. बट ब्रिटिश ने इतना ज़्यादा काउंटर ऑफेंसिव स्टेप्स लिए गए कि मौका ही नहीं मिला इन लोगों को एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने का, एक पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने का ताकि इनके रिवोल्ट को स्मूथली रन किया जा सके. For more than a year, the rebels carried on their struggle against heavy odds. They had no resources of arms and ammunition. अब यहाँ पे आपको बताया है कि रिवोल्ट क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाया या फिर से ये जो लोग थे, जो सिपॉइज़ थे, वो क्यों अच्छे से इफेक्टिवली लड़ नहीं पाए. बिकॉज उनके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशंस नहीं थे. इन्होंने जो भी इनके पास आर्म्स एम्यूनिशंस थे वो कैप्चर करे थे इन्होंने ब्रिटिश आर्सेनल से. दे वर ऑफन फोर्स टू फाइट विद स्वॉर्ड्स एंड पाइक्स अगेंस्ट एन एनिमी सप्लाइड विद मोस्ट मॉडर्न वेपन्स. इनके पास तो स्वॉर्ड्स थी, वही पुराने वेपन्स थे. हाउएवर जो ब्रिटिश की आर्मी थी उनके पास बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न वेपन्स थे. दे हैड नो क्विक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन. कोई सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था एज देयर कमांड एंड हेंस नो कोऑर्डिनेशन वाज पॉसिबल. कोई भी कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं था इन लोगों के बीच में. कंसिक्वेंटली दे वर अनअवेयर ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ देयर कॉम्पैट्रियट्स एंड एज अ रिजल्ट कुड नॉट कम टू ईच अदर्स रेस्क्यू इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस. क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं था तो इनको नहीं पता था कि जहाँ पे दूसरी जगह पे रिवॉल्ट हो रहा है तो वहाँ पे जो लीडर है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेस है. इससे ये अवेयर नहीं थे और ना ही ये हेल्प कर पाते थे दूसरे कहीं और पे जहाँ पे रिवॉल्ट हो रहा था उस रीजन में ये हेल्प नहीं कर पाते थे. एवरीवन वाज लेफ्ट टू प्ले अ लोनली हैंड. तो सब अकेले ही लड़ रहे थे. Although the rebels received the sympathy of the people, the country as a whole was not behind them. This is important और ये पॉइंट भी प्रीलिम्स में पूछा गया है कि क्या सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ने इनको सपोर्ट किया. तो नहीं. मर्चेंट्स, इंटेलिजेंसिया एंड द इंडियन रूलर्स नॉट ओनली केप्ट अलूफ बट एक्टिवली सपोर्टेड द ब्रिटिश. मर्चेंट्स ने इंटेलिजेंसिया ऑफ दैट टाइम पीरियड और इंडियन रूलर्स ने एक्टिवली सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को. आप प्लीज़ इस लाइन को जॉट डाउन कर लो कि मर्चेंट्स ने, इंडियन रूलर्स ने और जो उस टाइम पे इंटेलिजेंस आता है उन्होंने सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को, ना कि सिपॉइज़ को. मीटिंग्स वर ऑर्गेनाइज इन कैलकाटा एंड बॉम्बे बाय देम टू प्रे फॉर द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश. इन लोगों ने मीटिंग्स करी कि और प्रेयर्स करी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो सक्सेसफुल हों. डिस्पाइट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, द इंडियन रूलर्स हु एक्सपेक्टेड देयर फ्यूचर टू बी सेफर विद द ब्रिटिश लिबरली प्रोवाइडेड देम विद मैन एंड मटेरियल्स. जो रूलर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया ये सोच के कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको आगे जाके सेफ रखेंगे. इंडीड द सिपॉइज माइट हैव मेड अ बेटर फाइट ऑफ इट इफ़ दे हैड रिसीव्ड देयर सपोर्ट. इंडीड ये बात मानने लायक है कि अगर सिपॉइज को इन लोगों का सपोर्ट मिलता तो मे बी ये जो पूरा रिवॉल्ट है ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से ये इफेक्टिवली रन कर पाते, फाइट कर पाते. Almost half the Indian countrymen not only did not revolt but fought against their own countrymen. आधे से ज़्यादा जो लोग थे उन्होंने क्या किया, अपने ही कंट्रीमेन के अगेंस्ट रन किया. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियन सोल्जर्स, आधे से ज़्यादा जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने रिवॉल्ट तो किया ही नहीं पर उन्होंने किसके अगेंस्ट फाइट करी, अपने ही कंट्री के सिपॉइज़ के अगेंस्ट फाइट करी. द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली वॉज इफेक्टिव बाय 5 कॉलम्स कंसिस्टिंग ऑफ 1700 ब्रिटिश ट्रूप्स एंड 3200 इंडियंस. जब ब्रिटिशर्स ने रिकैप्चर किया दिल्ली को सिपॉय से तो उनमें 1700 ब्रिटिश थे और 3200 इंडियंस थे. इससे पता क्या चलता है कि जो इंडियंस थे वो ब्रिटिशर्स के साथ थे लार्ज अमाउंट में.
The blowing of Kashmiri Gate was conducted by 6 British officers and NCOs and 24 Indians, of whom 10 were Punjabis and 14 were from Agra and Awadh. एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कश्मीरी गेट को जब ब्लो किया गया तो उसमें सिर्फ 6 ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, 24 इंडियंस थे. तो इससे क्या पता चल रहा है बेसिकली कि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सिपॉइज के साथ नहीं था. Apart from some honorable exceptions like the Rani of Jhansi, Kuwar Singh and Maulvi Ahmadullah, the rebels were poorly served by their leaders. कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, जैसे रानी ऑफ झांसी, कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्ला को छोड़ के, जो रेबल्स थे उनको एक इफेक्टिव लीडर नहीं मिला था. फॉर एग्जांपल जो बहादुर शाह और जीनत महल है, उनको कोई भी फेथ नहीं था सिपॉइज़ में, और वो जाके ब्रिटिशर से कहते हैं कि हमें सेव कर दो आप, हम सिपॉइज़ के साथ नहीं हैं. तो अगर बहादुर शाह, जिनको हम एम्पर ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर रहे हैं, वो ही इफेक्टिवली एक लीडरशिप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो किस तरीके से आप सोच रहे हो कि रिवॉल्ट जो है पर्टिकुलरली लीड होकर विन कर सकते थे हम. मोस्ट ऑफ द तालुकदार्स tried not only to protect their own interests, some of them like मान सिंह changed sides several times depending on which side had the upper hand. कुछ लोग ऐसे भी थे, फॉर एग्जांपल मान सिंह, जिन्होंने कई बार साइड चेंज करी, कभी वो सिपॉइज़ के साइड थे, कभी वो ब्रिटिशर्स के साइड थे. Apart from a commonly shared hatred for align rule, the rebels had no political perspective or a definite vision of the future. सब लोग अकेले अकेले लड़ रहे थे, किसी के पास कोई political vision ही नहीं था कि फ्यूचर में वो चाहते क्या हैं. They were all prisoners of their own past, fighting primarily to regain their lost privileges. सब अपने पर्सनल रीजंस की वजह से लीडरशिप को एक्वायर कर रहे थे. उनके पास कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं था, एक बेस रीज़न नहीं था कि जिसके लिए सब लोग इकट्ठे लड़ रहे हों. सब अपने अपने सेल्फिश गेन्स के लिए, अपने अपने रीजंस के लिए फाइट कर रहे थे. Unsurprisingly, they proved incapable of ushering in a new political order. John Rawlins rightly remarked that had a single leader of ability arisen among them, the rebels, we must have been lost beyond redemption. For example, जॉन लॉरेंस क्या कहते हैं कि अगर इनमें से एक भी लीडर जो है ना वो अराइज करता और एक मतलब उसका कोई विजन होता, पॉलिटिकल विजन होता, तो हम इस जो रिवॉल्ट है उसको विन नहीं कर पाते और हमारा जो लॉस होता वो बहुत ही लार्ज स्केल पे होता. That was not to be, yet the rebels showed exemplary courage. रेबल्स ने फिर भी काफ़ी ज़्यादा करेज दिखाया, डेडिकेशन, कमिटमेंट दिखाई है. थाउजेंड्स ऑफ मैन कॉटेड डेथ, बहुत से लोगों की डेथ हुई इसमें क्योंकि वो फाइट कर रहे थे अपनी कंट्री के लिए. देयर हीरोइज्म अलोन हाउएवर कुड नॉट स्टेम द ऑनस्लॉट ऑफ ए मच सुपीरियर ब्रिटिश आर्मी. पर उनका जो हीरोइज्म है वो किसी काम का नहीं था क्योंकि जो ब्रिटिश आर्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर थी. द फर्स्ट टू फॉल वाज दिल्ली. सबसे पहले जो सिपॉइज़ के हैंड से जाता है वो होता है दिल्ली. 28 सितंबर 1857 को, आफ्टर अ प्रोलॉन्ग बैटल, बहुत ही लंबी बैटल के बाद, बहादुर शाह को जिन्होंने रिफ्यूज ली होती है हुमायूं टॉम में, उनको पकड़ लिया जाता है और उनको बर्मा भेज दिया जाता है. इससे क्या होता है कि जो रिवॉल्ट की बैकबोन होती है, दिल्ली होती है, वो टूट जाती है. द ब्रिटिश मिलिट्री देन डेल्ट विद द रेबल्स इन वन सेंटर आफ्टर अनदर. इसके बाद एक एक सेंटर को चूज़ करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं. फॉर एग्जांपल, रानी ऑफ झांसी डाइड फाइटिंग ऑन 17 जून 1858. टाइम पीरियड देखो आप, 20 सितंबर 1857 को दिल्ली कैप्चर होता है और रानी ऑफ झांसी डाइड ऑन 17 जून 1858. लोग इन्होंने कितने लंबे टाइम तक अकेले फाइट किया. तो इनको जिसने डिफीट किया उनका नेम था जनरल हग रोज. एंड ही सेड who defeated her, he said that here lay the woman who was the only man among the rebels. कि यहाँ पे वो वुमेन लेकर रही हैं जो एक अकेली मैन है इन सभी रेबल्स में. मीन्स जो रानी ऑफ झांसी थी उनमें बहुत ही ज़्यादा मैनली एट्रीब्यूट से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली फाइट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. नाना साहेब रिफ्यूज टू गिव इन एंड फाइनली एस्केप टू नेपाल. नाना साहेब नेपाल में एस्केप कर जाते हैं इन द बिगनिंग ऑफ 1857. Kuwar Singh, despite his old age, was too quick for the British troops and constantly kept them guessing till his death on 9th May 1858. कुंवर सिंह जो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एजेड होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है 9th May 1858 को. तांत्या तोप, who successfully carried on guerrilla warfare against the British until April 1859, was betrayed by a zamindar, captured and put to death by the British. तांत्या तोप गुरिल्ला वॉरफेयर कंडक्ट करते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अप्रैल 1859 तक, बट उनको एक ज़मींदार जो है वो बिट्रे कर देते हैं एंड ब्रिटिशर्स उनको कैप्चर कर लेते हैं और उनकी डेथ हो जाती है. सो लेट अस सी द टाइम पीरियड. सबसे पहले दिल्ली, उसके बाद झांसी को कैप्चर किया जाता है, देन लास्ट में तांत्या तोप की डेथ होती है. Thus came to an end the most formidable challenge the British Empire had to face in India. इस तरीके से एंड होता है एक बहुत ही मेजर रिवॉल्ट जो ब्रिटिश एम्पायर ने फेस किया इंडिया में. इट इज़ अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन एज टू व्हाट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री वुड हैव बीन हैड द रेबल सक्सेडेड. ये सोचने लायक पॉइंट है कि क्या होता अगर ये रेबल जो है सक्सेसफुल हो जाते. वेदर दे वुड हैव पुट द क्लॉक बैक एंड रीसप्टेड एंड री इन्फोर्स्ड अ फ्यूडल ऑर्डर.
need not detain us here, although that was not necessarily the only option. बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे उनके पास कि किस तरीके से कंट्री में जो सिचुएशन है वो फिर से री कर सकते, या वो फ्यूडल ऑर्डर लेकर आते, या फिर से किस तरीके की सोसाइटी होती अगर रेबल्स जीत जाते। ये एक सोचने लायक पॉइंट है। डिस्पाइट द स्पॉइज लिमिटेशन एंड वीकनेस, देयर एफर्ट टू इमेंसिपेट द कंट्री फ्रॉम फॉरेन रूल वॉज अ पेट्रोटिक एक्शन एंड अ प्रोग्रेसिव स्टेप। हालांकि कुछ लिमिटेशंस और वीकनेसेस ज़रूर थी सिपॉइज की, बट उन्होंने कोशिश करी कंट्री को फॉरेन रूल से बाहर लाने की। एक पेट्रोटिक एक्ट था और बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप था उनका। If the importance of a historical event is not limited to its immediate achievements, the revolt of 1857 was not a प्योर हिस्टोरिकल ट्रेजेडी। जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है उसका हम इम्पैक्ट देखते हैं हमारी कंट्री पे बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इवन इन फेलियर इट सर्व्ड अ ग्रैंड पर्पस। इस रिवॉल्ट ऑफ 1857 ने एक ग्रैंड पर्पस सर्व किया हमारे लिए, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की तरह ये हमारे लिए काम करा आगे आने वाले टाइम पीरियड में फॉर द नेशनल लिबरेशन मूवमेंट विच लेटर अचीव बट द रिवॉल्ट कुड नॉट। रिवॉल्ट ने एक लीडरशिप, एक बेस प्रोवाइड किया, नेशनल लिबरेशन का एक बेस प्रोवाइड किया कि किस तरीके से हम अपनी कंट्री को इमेंसिपेट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं ब्रिटिश रूल से। सो लेट मी समराइज दिस चैप्टर फॉर यू। रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था 11 में 1857 में। बहादुर शाह 2 के पास जाते हैं और बहादुर शाह 2 को एम्परर ऑफ इंडिया, शहनशाह हिंदुस्तान डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद जो ये रिवॉल्ट है साउथ इंडिया में नहीं देखने को मिलता हमको। फिर हम देखते हैं कि एक मेन रीज़न ये था कि एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस करी गई थी। देन मेजर सेंटर्स कौन से थे? कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर, झांसी। टेरिटोरियल एरिस्टोक्रेट्स और फ्यूडल चीफ्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। कानपुर से नाना साहेब लड़े थे, बेगम हजरत महल और बेज्जस कादिर लड़े थे अवध से। बरेली से खान बहादुर ने फाइट किया था। बिहार से कुंवर सिंह ने फाइट किया था। रानी लक्ष्मीबाई फॉट फ्रॉम झांसी। देन वी सॉ कि मद्रास आर्मी टोटली लॉयल रही थी, ब्रिटिशर्स की साइड रही थी। फिर हमने देखा कि पहले कोशिश करी गई कि डिस्करेज करा जाए, ब्राह्मण्स को लिया ही नहीं जाए, पर जो कास्ट सेंटिमेंट्स थे वो ब्रिटिश आर्मी में फैल चुके थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में फैल चुके थे। और फिर एक मेजर रीज़न था रिवॉल्ट का ये कि लोगों को कहा गया कि तुम कंट्री के बाहर सर्व करो, जिससे कि उनकी जो कास्ट है उस पर इफेक्ट पड़ा। उसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस करी, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। मिक्सिंग ऑफ बॉन्डर्स टाटा की न्यूज़ फैलने लगी, र्यूमर्स फैलने लगे, जिससे जो सिपॉइज थे वो अपसेट हुए। देन वी सॉ कि जो लोग थे उनको इंडियंस थे उनको कम इन्वॉल्वमेंट दी जाती थी, प्रिविलेजेस प्रमोशंस में भी उनके साथ इफेक्टिवली डील नहीं किया जाता था, उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो सिपॉइज थे वो पीजेंट इन यूनिफॉर्म थे, वो जो कंट्री साइड में जो भी चीज़ें होती थी फार्मर्स के साथ जो भी अत्याचार होता था उसका एक असर सिपॉइज पे भी देखने को मिलता था। फिर हमने देखा कि सिविल पॉपुलेशन भी सिविल रेबिलियन करने लगी। देन वी सॉ कि कंपनी का सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट था कि मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट करे जाए, जिसकी वजह से जो वहाँ पे मर्चेंट्स थे, जो वहाँ पे सोसाइटी में रहने वाले लोग थे वो अपसेट थे, एग्रीकल्चरलिस्ट अपसेट थे। देन वी सॉ जो तालुकदार थे वो उनको भी उनसे सारी पावर्स ले ली गई थी, उनकी पावर और प्रिविलेजेस छीन ली गई थी, तो उन्होंने भी इफेक्टिवली फॉट किया। आर्टिशंस और हैंडीक्राफ्ट्स भी डिस्ट्रॉय करे गए हमारी कंट्री के। ब्रिटिश ट्राई कर रहे थे रिलीजन और कल्चर को चेंज करना, तो जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज और मुस्लिम्स थे वो फाइट कर रहे थे कि क्यों तुम सोशल लेजिस्लेशंस लेकर आ रहे हो, क्यों तुम हमारी कंट्री के कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। देन वी सॉ कि दिल्ली में कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बनता है। फिर हमने देखा कि बहादुर शाह को एम्परर ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया, कॉइन स्टॉक करे गए उनके नाम पे। अब ये इसमें बताया गया था कि हमारी कंट्री में जो रेबेल हुआ है हम जीत क्यों नहीं पाए थे, 1857 रिवॉल्ट जो है वो क्यों नहीं हम विन कर पाए। मेन रीज़न बिंग आर्म्स एंड एम्युनिशंस नहीं थे, कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं था, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। कुछ लोग इंडिया के फॉर एग्जांपल मर्चेंट्स, इंटेलिजेंसा एंड द इंडियन रूलर्स, इन्होंने तो सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को। देन वी सॉ कि कुछ जो लीडर्स हैं वो इफेक्टिवली सपोर्ट नहीं कर पाए, फॉर एग्जांपल बहादुर शाह की इफेक्टिव लीडरशिप नहीं दे पाए। सो रेबल्स का एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं था, जिसकी वजह से एक डेफिनेट विजन ऑफ द फ्यूचर ना होने की वजह से भी हम इस रेबिलियन को, इस रिवॉल्ट को इफेक्टिवली लीड नहीं कर पाते। देन दैट वाज इट। These are 2 questions for you. Comment down their answers below. Thank you for watching the video.